नमस्कार दोस्तों, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग हिमगिरी विश्वविद्यालय के स्टूडियो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम मशरूम की एक खास किस्म गैनोडर्मा पर बातचीत करेंगे। गैनोडर्मा कई औषधीय गुणों से युक्त लकड़ी पर उगने वाला खुम्ब जाति का एक पौधा है। गैनोडर्मा का कई जगहों पर हम ऐसा मानते हैं कि उसे ऋषि भी कहा जाता है और खुम्ब के लगभग 80 प्रजातियों में से जो ज्यादातर प्रजातियां हैं वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि आयुर्वेदिक औषधियों में गैनोडर्मा का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर हम मशरूम का सेवन लगातार अपने जीवन में करें तो मानव सेवन के लिए एक रामबाण औषधि की तरह लगेगी। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ DXN इंटरनेशनल के नेशनल ट्रेनर सुधीर खबरियाल जी हैं। सुधीर जी, हम आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी, हम बात कर रहे हैं मशरूम की और मशरूम की एक खास किस्म, खास प्रजाति गैनोडर्मा की। तो सबसे पहले हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मशरूम की ऐसे कुल कितनी प्रजातियां होती हैं और ऐसा गैनोडर्मा उसमें से खास कैसे है? सर, जैसे देखा जाए तो मशरूम की लगभग 38,000 से ज्यादा वेराइटीज होती हैं, प्रकार होते हैं। और रिसर्च ने ये बताया है कि लगभग इनमें से 36,000 किस्म की जो वेराइटीज हैं वो पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं क्यों जहरीली होती हैं। और मात्र 2,000 ऐसी प्रजातियां हैं जो एडिबल होती हैं, जिनको कि इंसान खा सकता है। और उनमें से भी 6 प्रजातियों के जो मशरूम हैं वो एक खास श्रेणी में आते हैं, जिन्हें गैनोडर्मा मशरूम जो हुई आपने बताया वो गैनोडर्मा की श्रेणी में आते हैं। और ये जो 6 प्रकार की मशरूम हैं, इनका गैनोडर्मा जो परिवार है, इनका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, मानव शरीर के ऊपर बहुत चमत्कारिक असर देखा गया है। और ये माना गया है कि हमारी प्रकृति की उत्पत्ति से लगभग आज से अगर मैं टेंटेटिवली बात करूं तो 5,000 साल पहले इसका लिखित इतिहास मिला। और हमारे आयुर्वेद के अंदर भी ऋषि चरक ने छत्रक और भूछत्रक के नाम से 2 मशरूम्स का वर्णन किया है, जिनमें जो गुण छत्रक के बताए गए हैं वो आज साइंस जिसको परिभाषित कर रही है वो गैनोडर्मा है। तो सुधीर जी, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के विषय में भी इसका एक खास महत्व होगा। सुधीर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो कि अब तो राज्य की बहुत सारी जनसंख्या जो है तराई के इलाकों में रहने लगी, जी, तो लोगों को जानकारी भी नहीं रहती कि हमारे जो वन क्षेत्र हैं, ये जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये जो गैनोडर्मा है इसको लेके क्या काम चल रहा है। हमको खबरों में थोड़ा थोड़ा पता तो चलता है, लेकिन ये जो पूरी वृहद तस्वीर है उसके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या इसका स्कोप कैसा चल रहा है आजकल गैनोडर्मा। पिछले लगभग 10-12 सालों से गैनोडर्मा का लोगों तक पहुंच आई है और लोग इसके बारे में जानना शुरू किया है। और बहुत सारे अभी इंडिविजुअल लेवल पे छोटे छोटे कहूँगा कि इनिशिएटिव लेकर लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के अंदर पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या है और खेती पे आधारित हमारी ज्यादातर एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि खेती के अलावा अगर हम थोड़ा सा अपना फोकस को शिफ्ट करते हैं और मशरूम्स के ऊपर हम यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ की जो जलवायु है वो मशरूम की कल्टीवेशन के लिए बहुत उपयुक्त है, पहली बात, जिसमें कि हमारी जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली मशरूम्स हैं, जैसे घींगरी हो गई, बटन हो गया, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और औषधीय गुणों से भरपूर गैनोडर्मा का भी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जा सकती है। हमने पिछले लगभग 5-7 सालों से कुछ लोगों को यहाँ पर शुरुआत कराई थी, जिनके बड़े सकारात्मक उसके रिजल्ट आए हैं, लेकिन बहुत सारा काम अभी होना बाकी है। बहुत बेहतर हमारे सहयोगी जो देवली साहब ने एक प्रश्न किया उत्तराखंड और उसके प्रश्नों में से, तो मैं एक और इसी कड़ी में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो ये आपकी संस्था है DXN इंटरनेशनल, इसकी क्या भूमिका है? DXN एक इंटरनेशनल कंपनी है बेसिकली। और आप अगर ये समझें कि DXN ने गैनोडर्मा पे 1993 में मलेशिया से काम शुरू किया था और आज वो पूरे विश्व के लगभग 180 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रही है। और इससे भी मजेदार बात ये है कि 1993 में हमारे यहाँ पर, मैं खुद FRI का स्टूडेंट रहा हूँ, हमारे डॉक्टर हर्ष रहे हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने 1993 में ही गैनोडर्मा के ऊपर पहला रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया था 1993 में। लेकिन तब से लेकर आज तक बहुत ज्यादा स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। और जहां DXN पिछले 20-25 सालों के अंदर लगभग 20,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है, हमारे पास अभी शुरुआती चरण में ही हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो अगर इन परिस्थितियों को समझा जाए
हमारी चीजों को देखा जाए, और डीएक्सएन के जो संस्थापक है उन्होंने हिंदुस्तान से ही पढ़ाई की है। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे लिए कि उन्होंने हिंदुस्तान से ही पढ़ाई की है, हिंदुस्तान के ही एक मतलब गैनोडर्मा जो कहूंगा कि आयुर्वेद की औषधि है, इसके ऊपर काम किया और आज इसको पूरी दुनिया के अंदर लोकप्रिय करती है। तो हमारे पास एक संभावना बनती है कि अगर हम अपने इसको थोड़ा सा देखें तो हमारे यहाँ इसका बहुत बड़ा व्यापार भी हो सकता है और लोगों को घर बैठे रोजगार भी मिल सकता है। अच्छा, एक सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारे राज्य के साथ है सुधीर जी, कि हमारे यहाँ माइग्रेशन बहुत हुआ, चूंकि आप बता रहे हैं कि अब ये आजीविका का एक बढ़िया स्रोत हो सकता है, तो आप कैसे इसकी संभावना को देखते हैं कि हमारे नौजवान किस प्रकार से इसमें आ सकते हैं और कैसे ये हमारी आजीविका का स्रोत बन सकता है, खासतौर पर पहाड़ी इलाका? बिल्कुल सही बात है कि किस तरह से युवा सिर्फ इसमें सीधे आए और आने के बाद उनकी भूमिका एक एंटरप्रेन्योर के रूप में भी हम लोग देखते हैं। इसका कोई खास कोर्स होता है जी। या कुछ ऐसी चीजें जो उन्हें सीखनी चाहिए पहले? जैसा कि आपको पता है कि आजकल पहाड़ों के अंदर, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि पलायन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके पीछे एक वजह मिलती है कि लोगों को अपने क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल पाता, इस वजह से वो पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा है, दूसरा अगर जब लोगों से आप पूछिए तो उत्तराखंड में के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड से पौड़ी से मूल निवासी हूँ, तो एक बड़ी समस्या ये समझ में आती है कि खेती करना लोग इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक है, बंदरों का, सुअरों का, बाकी चीजों का आतंक होता है। बट मशरूम के लिए ये एक उपयुक्त वातावरण है, क्योंकि मशरूम इंडोर क्रॉप होती है, आप इसको एक क्लोज वातावरण के अंदर उगा सकते हैं, तो ये बाहरी चीजों से इसका कोई लेना देना नहीं है। और मात्र 90 दिन की साइकिल में एक साइकिल मशरूम कल्टीवेशन की 90 दिन में पूरी की जा सकती है, जिसमें कि उसको ग्रो करना है, उसको पूरा उसका बीज से लेकर एंड प्रोसेस जो है वो 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो सकती है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उत्तराखंड का, साल भर में जो 4 वातावरण, ये 4 हमारे पास 3 महीने की साइकिल आती है, इनमें हम परिस्थिति के हिसाब से गैनोडर्मा, ओयस्टर, बटन को एक पूरी तरीके से वर्ष भर हम मशरूम से आधारित खेती कर सकते हैं। अच्छा सुधीर जी, इसी कड़ी में हम बार-बार ये कह रहे हैं कि हम जिस गैनोडर्मा की बात कर रहे हैं, ये एक आयुर्वेदिक औषधि में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। जी। तो वो कौन-कौन सी बीमारियां हैं या कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां आयुर्वेद के माध्यम से या किसी अन्य पैथी के माध्यम से हम इसका इलाज में इस्तेमाल करते हैं या दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं? जहां तक साइंस की बात है, साइंस ने गैनोडर्मा के ऊपर आज जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान के अंदर हैं या बाहर हैं, उन्होंने जब शोध किया तो ये पाया कि गैनोडर्मा के अंदर लगभग 450 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसे किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। अगर आप गूगल के अंदर भी सर्च करते हैं किंग ऑफ हर्ब्स, तो आपको गैनोडर्मा ही मिलता है। और आज गैनोडर्मा का जो इस्तेमाल सरदर्द, जो बहुत कॉमन सी परेशानी है, से लेकर एड्स और कैंसर तक के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो इसके बहुत सारे उत्पादों को बनाया जा रहा है, जिसमें कि गैनोडर्मा के प्योर फॉर्म में, एक्सट्रैक्ट के रूप में, इसके अर्क के रूप में कैप्सूल आते हैं, बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं और इसको रोजमर्रा की चीजों में ऐड कर दिया गया है। चाय गैनोडर्मा के साथ, कॉफी गैनोडर्मा के साथ, टूथपेस्ट गैनोडर्मा के साथ, ताकि हम जो रोजमर्रा के काम कर रहे हैं उनको करते करते भी हम गैनोडर्मा के बेनिफिट्स को ले सकते हैं। अच्छा, ये जो इस तरह की जो खेती है हमारी, इसमें क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजनाएं हो जिससे जो हमारे किसान हैं या इस क्षेत्र में किसानी के लिए आना चाहते हैं, युवा हैं, जिन्हें वो थोड़ा सा आकर्षित हो, ऐसी कोई योजना? हमारे यहाँ जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, जितना थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है, वो 50% की सब्सिडी देती है मशरूम कल्टीवेशन। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो मशरूम कल्टीवेशन में हेल्प करती हैं, जो लोग इसके लिए काम करना चाहते हैं। और बहुत आसान है इसमें इसका, क्योंकि लोकल लेवल पे इसका रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, लोकल लेवल पे इसका सीड अवेलेबल हो जाता है, लोकल लेवल पे इसका मार्केट अवेलेबल हो जाता है। और थोड़ा सा अगर इनको प्रोसेस करने की विधि बताई जाए तो, क्योंकि मशरूम की जो सेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, 2-3-4 दिन की होती है, तो अगर इसको थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया जाए तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है, बढ़ाई जाती है, और ये साल भर तक इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, जो कि हमें मार्केट के रूप में भी बहुत बड़ा अच्छा रिटर्न दे सकती है। एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहता हूँ सुधीर जी, क्योंकि अभी मशरूम कल्टीवेशन पे ध्यान है और हमारे जनमानस को भी इस बारे में पता चल रहा है, तो क्या इसकी खपत उतनी है जितना हम सोच रहे हैं? और जैसे हम अगर माना, बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचते भी हैं हमारे गाँव में इत्यादि जगहों पे, तो क्या मार्केट इसको किस प्रकार से सुनिश्चित की जा सकती है? सर, अगर आप देखें तो आज भी देहरादून के अंदर, जैसा जहाँ बैठे हैं, मैक्सिमम जो मशरूम आ रहा है ये हमारे पड़ोसी राज्यों से आ रहा है। हिमाचल के अंदर सोलन को हम मशरूम सिटी कहते हैं,
पंजाब हरियाणा में लोग कल्टीवेट कर रहे हैं और यहाँ तक आ रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। और अभी अगर आप देखते हैं तो मार्केट के अंदर मैक्सिमम आपको बटन मशरूम दिखाई देता है ना। तो बटन के अलावा हमारे क्षेत्र में ओयस्टर, जिसे हम ढींगरी कहते हैं आम भाषा में, ढींगरी का बहुत अच्छा उत्पादन हो सकता है। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो हमारी क्षेत्र की हैं, वो ढींगरी मशरूम को बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं। मतलब साल भर में 6 महीने हम प्राकृतिक चीजों को देखते हुए यहाँ पर ढींगरी मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। और एक साइकिल, जो गर्मियों की साइकिल हमारे यहाँ आती है, अप्रैल से लेकर जून, जुलाई, अगस्त के आप कर सकते हैं, उस समय पर हम लोग यहाँ पर गैनोडर्मा का भी उत्पादन बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी खेती सुधीर जी, हम जानते हैं देवी साहब की चीज में बहुत सारी जमीन की हमें आवश्यकता होती है, और आप बता रहे हैं क्योंकि ये एक इंडोर क्रॉप है, तो ऐसे में अगर हम ये देखें कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो आज हमारी बातचीत सुन रहे होंगे और उन्हें शायद ये क्षेत्र आकर्षक लगता होगा, वो आना चाहेंगे, तो उनके मन में प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि हम न्यूनतम कितनी जगह में रख के इस खेती को कर सकते हैं, क्योंकि इस खेती के साथ एक व्यवस्था ऐसी भी है कि जहाँ हम मल्टीपल लेयर्स में जाके इसको काम कर सकते हैं। तो न्यूनतम कितनी जगह हमारे पास होनी चाहिए? आपने सर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। और क्योंकि जैसे आप सब, जैसे हम बार बार प्लान की बात कर रहे हैं, तो प्लान की वजह से हमारे यहाँ घर गाँव के अंदर खाली पड़े हुए हैं। जी। बहुत सारे आप देखेंगे कि 60 परिवार रह रहे थे, अब वहाँ मात्र 20 परिवार या 25 परिवार रह रहे हैं, तो बाकी के मकान खाली पड़े हुए हैं। उन खाली मकानों का उपयोग हम मशरूम कल्टीवेशन के अंदर कर सकते हैं और मात्र 10 बाई 10 फुट, मतलब 100 स्क्वायर फीट की जगह से लेकर हम इस काम को कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि बाकी खेतियों के विपरीत, जैसे बाकी खेती तो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, मशरूम आपकी वर्टिकल खेती होती है। वर्टिकल का मतलब है कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर आप तीसरी लेयर लगा सकते हैं। इस तरीके से एक छोटी सी जगह में भी आप बहुत सारा मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज आपने सुधीर थपलियाल जी को सुना, गैनोडर्मा और मशरूम की अन्य प्रजातियों और उससे जुड़े हुए विषयों के बारे में जाना। इसमें तमाम संभावनाएं हैं, अवसर हैं, उनके विषय में जाना। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद हमारे बहुत सारे ऐसे युवा साथी होंगे जो मशरूम की खेती को करना चाहेंगे, और घर परिवार के लोग भी जो इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे वो मशरूम को अपने भोजन में, सेवन में लाना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसा हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि मानव सेहत के लिए एक रामबाण है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित होने के लिए मैं अपने सहयोगी देवली साहब को और हमारे कार्यक्रम में सुधीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।